तो प्रधानमंत्री से जा कहिएगा कि मां गंगा ने बुलाया था और हमने वोट दे के जिताया है, तो हमारे बुढ़ापे के बारे में भी आप कुछ कर जाइए, हमारे बुढ़ापे के बारे में भी कुछ कर जाइए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम तो सरकार के आंख नाक कान हैं, और कान और आंख में तकलीफ हो तो कोई शरीर ठीक नहीं लेती है, और अगर आप ठीक कर देंगे तो हम भी ठीक करेंगे, नहीं तो हम उल्टा करना भी जानते। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री की पहली बार इसलिए आसमान से याद कर रहा हूं, उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े बड़े सब काम किए। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, एक फैसला नौजवानों के पक्ष में करिए, पुरानी पेंशन बहाल करें। ये जो लोग बैठे हैं ये इजराइल से नहीं आए, ये सब यहीं के हैं, सब यहीं से है। अब तो सरकार इजराइल भेज रही है। मुझे कल खबर पढ़ने को मिला कि केंद्र सरकार इजराइल में रोजगार मिल रहा तो यहां के बेरोजगारों को इजराइल भेज रहा है। शायद मेरे जैसे समझदार लोगों के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती और कुछ हो नहीं सकती। नहीं, यहां के बेरोजगारों को इजराइल किस बात के लिए मिल रहे हैं? रोजगार वहां मिल रहा है। आप कल्पना करो, आप अपने बच्चे को पढ़ा ना पाओ, पड़ोसी के यहां जाकर कह दो फीसें भरेंगे, आपकी लानत है आपकी मर्दांगनी पर कि आपका बच्चा पड़ोसी पढ़ाए। इस शर्म की बात है। इसीलिए मैं चाहता हूं आने वाले समय में इनको सेवानिवृत्ति के बाद कहीं किसी इजराइल ना जाना पड़े। नहीं कोई सरकार कोई देश कहे भाई हम वृद्धा पेंशन देंगे तो कहीं उनको काम ले जाओ, तो ये पता लगा सब यूरोप और पता नहीं कहां घूमे। तो मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री से कि आप पुरानी पेंशन पे डिसीजन ले लीजिए। मैं खुली बात खुले चैलेंज कर रहा हूं, आप डिसीजन लीजिए, पुरानी पेंशन बहाल करिए। हम भी आपके हैं, हम भी आपके साथ हैं। देखिए साथ तो सन्नाटा आ गया, इसका मतलब पब्लिक सब जानती है। जैसे साथ बोला सन्नाटा आ गया। चलिए फिर भी अपनी बात पर मैं आता हूं। मंच पर तमाम बड़े बड़े यूनियनों के, ट्रेड यूनियनों के तमाम सम्मानित और एक लंबा संघर्ष के अनुभव रखने वाले लोग बैठे हैं। हम मंच के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज एक किताब मुझे मिली जिसकी मुझे खोज थी और वो खोज बनारस में पूरी हो गई। बीके सिंह जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ढूंढ रहा था किताब कब मिल जाए, अब बहुत अच्छा लगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस किताब की बदौलत इस आंदोलन को मैं 10 गुना और ले जाऊंगा आगे। तो मैं ढूंढ रहा था भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के 100 वर्ष, मैं 4 रहा था कुछ चीजें और मिले और आज आपने पूरा कर दिया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक और साथी ने हमारे बहुत पुराने साथी हैं कुंवरजीत इलाहाबादी, उन्होंने इसको तो देख कर समझ ही गए होंगे, नहीं समझ पाए, जिसने आपको सब दिया और आप उसको ताली भी नहीं दे सकते हैं, जिसने सब कुछ दिया, यही वो पेटिका है जिसके दम पर हम यहां खड़े होकर बोल रहे हैं और आप वहां बैठ के सुन रहे हैं, इसी पोथी की वजह से। वो भी आज मिला और कई बार सोचता था कि लेके जाऊंगा, लेकिन आज मिल गई और मैं इसको पलटा, क्योंकि टीचर हो तो कुछ में तो पढ़ाई दूंगा। अनुच्छेद 21 पे साफ साफ लिखा है, अनुच्छेद 21 पे साफ साफ लिखा है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये धारा 21 में हमारी पेंशन की बात वो शिल्पकार लिख के गया था, हमने मांगा भी नहीं था, हमने मांगा भी नहीं था कि संविधान में लिखा है हमारी बात। 300A में जाइएगा, उसमें पेंशन का डिफाइन किया गया है कि पेंशन कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये हमारे लिए आया। और कहा गया सरकारें नहीं हटाती
लेकिन दुर्भाग्य देखिए इसमें जो कहा गया उसको हटा दिया गया। और आपको एक जानकारी है बताऊं, इस संविधान में नेताओं की पेंशन कहीं नहीं है। हमने पूरा पढ़ा है कि एक आध लाइन तो, आधा शब्द तो, एक आध शब्द तो आ जाता, एक लाइन नहीं लिखा है कि नेताओं की पेंशन मिले। और किसको मिल रही है? अब बोल नहीं रहे, क्या मामला? खाना नहीं खा के आए क्या? देखिए ये राजनेताओं का मंच नहीं है कि मन की बात कहते जाओ, सुनो किसी की ना। मैं चाहता हूं आप अपनी तरफ से भी आवाज लगाया करिए। किसको मिल रही है? नेताओं को। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक पूर्व सांसद जी आए, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। इस आंदोलन की ताकत मैं देख रहा हूं। जब मैं शुरू में नेताओं पर सवाल उठाता था तो नेता हमसे लड़ता था, आज नेता कह रहा है नेता को पेंशन क्यों मिल रही है। ये कितनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी जीत है कि जो पा रहा है इस जन आंदोलन के आगे तो कह रहा है गलत है। आज कहते गए आदरणीय पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी ने कि नेताओं की पेंशन क्यों, ये जानते हैं क्यों है? ये आपकी जो जन ताकत है, इसी की ताकत की बदौलत उनको बोलना पड़ा जो बोलना नहीं चाहते हैं, जो बोलना नहीं चाहते हैं, ये उसकी बदौलत बोल रहे हैं। आज एक और बड़ा कमाल की चीज है, ट्रेड यूनियन का पहला जो इतिहास हमारे उसमें आ गए ना, ट्रेड यूनियन लाला लाजपत राय जी ने जब पहली बार इस भारत के अंदर ट्रेड यूनियनों का शुरुआत करते हैं, उनका जन्मदिन है 29 जनवरी, यानी कि ट्रेड यूनियन के इतिहास का ये बहुत शानदार दिन है जब हम आप बैठे हुए। मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज जो ट्रेड यूनियन का इतिहास जो स्वर्णिम रहा है, आज कहीं से मंदीप हो गया है, थोड़ा ठहर से गया है। ये बात को रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग बोलिए। ट्रेड यूनियन एक समय कहा जाता था, कोई लाल सलाम बोल जाता था तो सरकारें डरने लगती थी। आज नारे के बाद भी सुन नहीं रहे हैं लोग। लाल सलाम बोल जाते थे तो होता था कि अब कुछ होने वाला। लाल सलाम किसी पार्टी का नहीं है सिंबल, लाल सलाम किसी एक के नाम पैक्ट भी नहीं है। लाल सलाम मतलब क्रांति इंकलाब का जिंदाबाद है, उसको बोलते हैं लाल सलाम। पेटेंट नहीं है लाल सलाम कि ट्रेड यूनियन में कम्युनिस्टों का पेटेंट है, जिसे आजकल राम का पेटेंट हो गया। हम तो उस गांव से आते हैं जहां लोग मिलते ही मान कहते राम राम भैया। हमारी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है, और उनको लाए। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं, राम को भी लाइए परंतु ओपीएस भी लाइए, ओपीएस भी लाइए। दिल्ली के रामलीला मैदान में हमसे किसी पत्रकार ने पूछा, वहां तो अयोध्या में होने वाला, आप इधर क्यों आ रहे हैं? हम तो वहां जाने की तैयारी के लिए इधर आए हैं, क्योंकि जब माल पानी रहेगा तभी प्रसाद में माला चढ़ेगा। जब माल पानी नहीं रहेगा, अच्छा तो अपना अपने गांव में चेक करो, जिनके पास पैसा है वो चारों धाम जा रहा है, और जिनके पैसा नहीं है उसका घर ही चारों धाम है। सही है नहीं सही है? तो ये जितने भी लोग बैठे हैं, इनको माल पानी मतलब ओपीएस, ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे। तो भाई गुप्ता जी सही है नहीं सही है? तो मेरा निवेदन है, इस विषय की गंभीरता को समझना है। हमारी जो जिम्मेदारी है मैं उसकी भी थोड़ी बात करूंगा। आपको 3 पॉइंट पे मैं बात करूंगा, 15-20 मिनट चलेगा, 15-20 मिनट दौड़ेगा, ज्यादा नहीं लेंगे समय, मौसम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, धूप भी आ रही। 15-20 3 पॉइंट आपसे बात करना। सरकार क्या है, उसका क्या काम है, विपक्ष क्या है, उसका क्या काम है, दोनों नाराज हो जाए तो हमारा क्या काम है। इसीलिए कोई नेता हमको नहीं पसंद करता। जैसे कि सांसद जी आए तो हमने कह दिया, हम कह सरकार अगर तानाशाह है तो विपक्ष नकारा भी है, उसको बात उनको बुरी में लगी होगी। लग जाए हमको कौन कांग्रेस में पद लेना है, कपूर में सजा कर तो नहीं करा, लग जाए उनको जो लगाना हो लगे।
सजह नहीं है। अगर इस देश में घोर तानाशाही चल रही है, इसी देश में विपक्ष का बहुत नकारापन भी चल रहा है। और दोनों दौर में सबसे ज्यादा जरूरत फिर बुद्धिजीवियों की हो जाती है कि बुद्धिजीवी अपना कमान संभालो, अपना हाथ उठाओ, अपनी आवाज उठाओ और खुद अपनी लड़ाई लड़ो। और हम तैयार हैं लड़ने के लिए, तैयार है, तैयार है। हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको लड़ना पड़ेगा। बुद्धिजीवियों की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? क्रिकेट के मैदान पे कप्तान की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? जब उसका खिलाड़ी एक के बाद एक आउट हो तो कप्तान को रणनीति बनानी पड़ती है। खिलाड़ी अगर पीट रहा है, शतक मार रहा है तो कप्तान की जरूरत नहीं है। अगर लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष अपना काम करे तो बुद्धिजीवियों का कोई काम नहीं बचता। और दोनों काम करना बंद कर दें तो हमारी जरूरत सबसे ज्यादा इस देश को है। अपनी भूमिका के लिए तैयार है? मैं बताऊंगा अभी आपकी भूमिका। और अभी सांसद जी ने कहा था कि आप मांगो नहीं, छीनो। और हम सब ने कई बार छीना है। एक राज्य में था पेंशन, पश्चिम बंगाल में 5 राज्यों में हमने छीनी है। ये हमारी ताकत है। बहुत सारी बातें इसी 3 ध्रुव में हम करेंगे। चुनाव 5 राज्यों के परिणाम आए। पांडे जी, मनोज पांडे सर, 5 राज्यों के परिणाम आए। लोगों ने कहा क्या होगा तो जी? हमने कहा जो पार्टी हारी है, जो नेता हारा, वो विचार करे। हमारा मुद्दा जीता है, हमारा मुद्दा जीता है। 230 सीटों में मध्य प्रदेश में 199 सीटों पर ओपीएस जीती है। राजस्थान में 199 सीटों पर 174 सीटों पर ओपीएस जीती है। हम जीते हैं, पार्टी और नेता हारे, वो अपना जाने। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप हार नहीं रहे हो, ये दिमाग से हटा देना। कुछ लोग आज कहेंगे अरे अब कुछ नहीं हो सकता। तो जब ये कहेंगे कुछ नहीं हो सकता तो उनसे पूछना, इसी देश में भगत सिंह पैदा हुए थे, इसी देश में चंद्रशेखर पैदा हुए। जो नहीं हो सकता था वो हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। आगे कितने लोगों को विश्वास नहीं होगा? बस हो गया। अगर विश्वास हो गया तो फिर हो गया। ये विजय बंधु भी जब 4 लोगों के साथ इस आंदोलन को लेकर 2013 में मैं निकला था तो हमने विश्वास था, इसीलिए आगे बढ़े। और चलते 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 इतनी बड़ी जमात आई और 1 अक्टूबर भारत ने पूरी दुनिया के इतिहास का आपने वो पन्ना दर्ज किया कि यूनियन के इतिहास का। लोग कहते सरकार दबाव नहीं होगी। मैं मानता हूं तमाम मुद्दों पर सरकार दबाव नहीं होगी, लेकिन मेरे मुद्दे पर सरकार दबाव में, ये बात मैं तर्क के साथ होशो-हवास में कह रहा हूं। अगर दबाव न होते तो कमेटी न बनती, दबाव न होते तो संशोधन की रोज बात नहीं होती। इसका मतलब दबाव अभी थोड़ा और, अभी थोड़ा डॉक्टर कमल श्री साहब, एक डॉक्टर कमल श्री की जोरदार तालियां, बहुत शानदार तालियां, जम के वाली, चुटुर-पुटुर नहीं, जम के बजाइए। एक शानदार साथी है जिन्होंने पूरी चीजों को अच्छे से मैनेज करते हुए एक शानदार कार्यक्रम कराया। इनकी पूरी टीम को, चाहे सुशील जी हो, आप हो, हमारे पांडे जी हो, सबको हम पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपको तो कुर्सी मिल गई, मंच मिल गया, माइक मिल गया, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, जो आयोजक होता है वो हफ्तों से परेशान रहता है, हफ्तों से। हमारे डीएलडब्ल्यू के तमाम सारे नेता, कर्मचारी नेता है, हफ्तों से परेशान रहते हैं, तो आपको व्यवस्था दे पाते हैं। उस पूरे आयोजन मंडल को मैं शुक्रिया देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो भी जहां जैसे जिस लेवल में अपना काम किया, उसको शुक्रिया। अब मैं रेल पर थोड़ी देर की बात करूंगा। रेल से कितने लोग हैं? रेल से, अरे वाह भाई,
आज तो पूरा रेल ही रेल भरा है भाई, रेल की ही पूरी भीड़ है आज भाई, कमाल है। एक बार हाथ बढ़ाइए भारतीय रेल जिंदाबाद, भारतीय रेल जिंदाबाद। और आज को पता होना चाहिए, ये कहा गया एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो, जन संवाद, ये कोई रैली नहीं है। अगर रैली होती तो दिल्ली से ज्यादा यहां भर देते हो, ये तो जन संवाद है। ये तो अभी शुरुआत करना था बनारस से कि जन संवाद करना है। जन संवाद में अगर ऐसे लाभ है तो जब रैली होगी तो क्या होगा। ये जन संवाद की शुरुआत है। आज पहले यहां जन संवाद का मतलब समझिए, हमें अपने इस आंदोलन को शिक्षकों कर्मचारियों के बाहर विस्तारीकरण करना है, हमें और तमाम समूहों को भी जोड़ना है। जैसे आज स्टूडेंट फेडरेशन से, स्टूडेंट यूनियन से हमारे इलाहाबाद से हमारे साथी आए, प्रोफेसर साहब आए, तमाम ट्रेड यूनियन के लोग के अलावा भी मजदूर, किसान, छात्र सारे लोग आए। ये आज शुरुआत की जा रही है, अब आपको जाना है, कुछ काम बताऊंगा। हम भी प्रधानमंत्री जी कुछ सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपना काम कभी नहीं बताते, तुम्ही को काम बता देते, जाओ लगो, थाली में जाओ, ताली लाओ, दीप जलाओ, ये करो। अरे आप प्रधानमंत्री, आप बताओ आप क्या करोगे, आप ही को अपना बताओ। पिछले 10 साल का हिसाब प्रधानमंत्री देश की जनता आपसे जानना चाहती है। आप हमसे जो कराना चाहे हमने सब किया, लेकिन 10 साल का हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। कितने लोग सहमत हैं? देना पड़ेगा। अगर आज आप 24 में नारा लगा रहे हैं मोदी की गारंटी, तो 2014 में 2 करोड़ की गारंटी किसकी थी? किसकी थी? आज आप कह रहे हैं सिलेंडर इतने में, तो 14 में जो बोला था उसकी गारंटी किसकी थी? आपने कहा था महंगाई बहुत है, अब की ये सरकार इस महंगाई की गारंटी न करने की किसकी है? आप अपने सारे मुद्दों से कोई जवाब सवाल न हो, इसलिए एक नया तमाशा सामने खड़ा कर दिया जाता है। ये बात मैं होशो हवास में कह रहा हूं, वह होशो हवास में। हमारी जो मांग है, हमारी जो जरूरत है, वो शिक्षा है या नहीं है? अगर है तो सहमत दिया करिए। शिक्षा हमारी पहली जरूरत है या नहीं है? रोजगार हमारी दूसरी जरूरत है, चिकित्सा हमारी तीसरी जरूरत है या नहीं है? इसको किसी पिछले 10 साल में आपने प्रधानमंत्री जी को सुना? मंच के लोग भी पूछना चाहते हैं, अरे तो ऐसे से कर दो। कोई मुद्दा कोई नहीं, बेरोजगारी महंगाई पे कोई मुद्दा नहीं। 10 साल से हमने धर्माचार नहीं चुना था, हमने प्रधानमंत्री चुना था। हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे, और इसीलिए बनारस आके पूछ रहे हैं, इसीलिए बनारस आके पूछ रहे हैं। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं एक सवाल कर रहा हूं, आप अंतर मन से ध्यान लगाइएगा। आप अपने जीवन से अपनी शिक्षा हटा दीजिए और अपने जीवन से अपना रोजगार जो मिला है उसको हटा दीजिए। आप अपनी हैसियत थोड़ा नापिए अपनी हैसियत। आप भ्रम में न रहिए, आप भ्रम में न रहिए, आप दोनों को हटा दीजिए। आप जीरो हो गई है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये वर्तमान सरकार इसी दोनों की विरोधी है। दोनों खत्म कर रही है, दोनों खत्म कर रही है। आप कहोगे नहीं प्रधानमंत्री से सवाल ना पूछा जाए, क्यों भाई? हम प्रधान से सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछेंगे? अगर प्रधान को चुनते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, तो प्रधानमंत्री से क्यों सवाल नहीं पूछेंगे? पूछना चाहिए। रेलवे में 9 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े है या नहीं? रेल के साथी बताया, गलत करें मुझे, अगर मैं गलत हूं तो 9
देखिएगा, एक तरफ पद खाली है, दूसरी तरफ उसी के लिए हम लाठी खा रहे हैं। फिर हमको कहा जाता है वो 2 पति आएंगे, वो नया पद क्रिएट होगा, सृजन होगा। मैं सृजन नहीं चाहता हूं, 2 पद हमारे खाली है, उसी को भर दो। जो पद खाली है उसी को भर दो। और आपसे इसी सवाल को तार्किक जोड़ रहा हूं, बनारस के लोगों को बताना, यहां कितनी विधानसभा है सीट? 8। कोई खाली है? लोकसभा सीट कितनी है? वो खाली है। रेलवे के विभाग में चले जाओ, पद खाली है। विधायक और सांसद का पद खाली नहीं रहेगा, लेकिन हमारा पद खाली रहेगा। उसके लिए समय लगता है, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, विधानसभा लोकसभा 6 महीने के अंदर अंदर भरना ही पड़ेगा। और समय पूरा होने पर नहीं, समय के पहले भर लिया जाता है। घोषी का खाली हुआ, महीना नहीं बीता, भर गया है। तो हमारे पद क्यों नहीं भर रहे? हमारे पद क्यों नहीं भर रहे? अपने पद तो पद है, हमारे पद नहीं है क्या? आप महाराजा राजा हो गए, आपके लिए एमपी एमएलए होगा, हमारी रेलवे की ट्रेड यूनियन, हमारी ट्रेडमैन, हमारा लोको पायलट, हमारा एमपी एमएलए है, उसको क्यों खाली रखे हुए है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मोदी के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, इस बात को आप समझिए। मैं बैंक में कह रहा हूं, मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भाजपा और मोदी हमारे मुद्दे के खिलाफ है या नहीं? अभी कल मैं आ रहा था, वो साथी है क्या जो ट्रेन में मिले थे लोको पायलट जौनपुर से, जौनपुर में बिल्कुल बैठे, ये लोको पायलट मिले हमको ट्रेन में, ये हमको पहचान गए। मैं बैठा था, ये पहचान गए। अरे सर विजय बंधु नमस्ते नमस्ते। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, कल आप उपस्थित है वहीं सभा में जा रहे हैं। तो समय भी बीत गया, तो हमने कहा थोड़ा दर्द जाने, तो हमने कहा लोको पायलट, यहाँ लोको पायलट लोग कितने हैं? अरे वाह भाई, बहुत बड़ी संख्या है। लोको पायलट है, इनकी ड्यूटी 12 घंटा 18 घंटा होगी। एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता था वो बंद हो गया। अगर सिग्नल से थोड़ी दूर भी चीप गाड़ी चली गई तो नौकरी खत्म हो जाएगी। ये बात मुझे कल पता चला, मुझे नहीं पता था। अगर रुपया गिरता है, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। हमारा सिग्नल से आगे चला जाता है, हमारी नौकरी चली जाती है, तो रुपया गिरता है तो आपकी क्यों नहीं जा रही? आप क्यों नहीं जा रहे? और मैं कहना चाहता हूं, इनकी नौकरी और इनकी विशेष ध्यान दो, क्योंकि लाखों लोगों को, हजारों लोगों को ले जाते हैं। अगर इन्हें नींद पूरी नहीं मिलेगी, अगर इन्हें सुविधा अच्छी नहीं मिलेगी, तो हमारे देश का जो नागरिक उस पर बैठा वो असुरक्षित है। इनकी ड्यूटियां कम की जाए, इन्हें कम और ज्यादा रेस्ट देने की व्यवस्था की जाए। ये लोको पायलटों की तरफ से डिमांड होनी चाहिए, और मैं कर रहा हूं। ये अकेले जीवन नहीं है उनका, क्योंकि हजारों लोग उसमें बैठे हैं, हजारों इस देश के नौजवान से बैठा है जो भारत का भविष्य है। इन्हें नींद आ जाएगी, उस ट्रेन का क्या हाल होगा? मैं कहना चाहता हूं, बहुत दर्द है। कल मैंने पहली बार लोको पायलट के दर्द को नदी से जाना, बहुत पीड़ा है। और मैं आपकी इस लड़ाई में, आप बोल पाओ न बोल पाओ, मैं आपकी बात बोलूंगा, मैं आपकी बात बोलूंगा। और इनकी ताकत बता दूं, ट्रेन अगर चलती है तो देश चलता है, ट्रेन अगर रुक जाती है तो देश रुक जाता है। लेकिन बताओ, नेता चलता हुआ रुक जाए तो देश रुकेगा क्या? ट्रेन रुक जाएगी तो कौन बड़ा काम कर रहा है? देश के लिए कौन काम कर रहा है? देश के लिए कौन काम कर रहा है?
इस देश का सबसे ज्यादा ट्रैकमैन हमारे राकेश जी लखनऊ से आए हुए हैं, ट्रैकमैन बेचारे हैं, बेचारा इसलिए कह रहा हूं रेलवे की बहुत छोटी यूनिट की नौकरी है, कम वेतन होगी है, और जो ट्रैक पे जब काम करते हैं और जो आगे आ रहे हैं, रोज दुर्भाग्यपूर्ण कहीं न कहीं घटना दुर्घटना होती है जिन्हें सबसे ज्यादा सफर बेचारे करते हैं। ये देश के लिए मरते हैं, इनको पेंशन नहीं चाहिए, एसी में बैठे हुए को 4-4 पेंशन चाहिए। बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नई लाइन आपको देकर जा रहा हूं, एक नई लाइन देखे। अभी इतने सालों में देश में दल जीते हैं, लेकिन देश हारा है। ये दल लोग अपनी दलदल जिता रहे हैं, देश को हरा दे रहे हैं। हारा नहीं हारा, बताओ मैं बताऊं कैसे हारा? दल जीत रहे हैं, देश हार रहा। हमारी बात को ध्यान सुनिए, दल जीत रहे हैं, देश जानते क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही वो जगह है जहां की घटना सुन के संसार हो जाता है आदमी। वो बीएचयू की घटना है, पीड़ा देती है। वो मेरी बहन हो, आपकी बहन हो, हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन बेटी हो, हमारी हो, वो पीड़ा देता है। बीएचयू में जो घटना घटी बहुत दुखद है, मैं कड़ी निंदा करता हूं। और इससे ज्यादा महिलाओं का अपमान और क्या हो सकता है प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। और मजे की बात देखें, वो घटना होने के बाद वो लड़के जाके मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी बांट रहे थे। 2 महीने जाके मोदी की गारंटी मध्य प्रदेश में। वो कौन सी गारंटी जो आप यहां करके गए थे? सोच के देखो आप। और मीडिया के भाइयों को तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई है इधर क्या? कोई नहीं, नकली है, कोई नहीं है, इधर नहीं है। क्योंकि बादशाह ने कहा है जिधर ज्यादा लोग हो हक की बात करें, उधर ना जाना। और मीडिया के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, आप हमारा साथ छोड़ दिए हो, जिस दिन हम आपका साथ छोड़ दो आप बेरोजगार हो जाओगे। हो जाए नहीं हो जाए? पेपर कौन पढ़ता है? सबसे ज्यादा पेपर कर्मचारियों के हाथ है, सबसे ज्यादा वही पढ़ता है, सबसे ज्यादा टीवी वही देखता है, सबसे ज्यादा वही खरीदता है। आप सोचो, अगर आप हमारे मुद्दे को अपने में जगह नहीं दोगे तो हम भी आपको अपने घर में जगह देने वाले। ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी कि यार विजय बंधु टैक्स से उतर गए, टैगमैन की बात करते करते। मैं उतना नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं। अखिलेश पांडे जी, मैं सच कह रहा हूं। इस देश को नेताओं ने दलों ने जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे ज्यादा 100 गुना इस देश की मीडिया ने इसको नुकसान पहुंचाया है। जो लोग आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो स्वागत है। सोचो, इतने पेपर में इतनी चीजें छपती हैं, कभी कभी तो बेवजह छपती है। मैं उसको देखता हूं तो मुझे लगता है ये पेपर का विषय है, और जो विषय पेपर का था वो छपा ही नहीं। ध्यान रखना, जिस दिन हम साथ छोड़ेंगे तो आपका बास भी साथ नहीं देगा। मीडिया के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, न पक्ष न विपक्ष, जो सही है उसे दिखाओ निष्पक्ष, जो सही है उसे दिखाओ निष्पक्ष। मैं गलत हूं क्या? नहीं। अगर आज इस कैंपस में इतने सारे रेल के लोग, इतने सारे कर्मचारी आए हैं, तो बनारस के फ्रंट पे पहले छपना चाहिए कि ये लोग आज मांग करने आए थे प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। लेकिन मैं बड़े विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, जिनको हम टीवी चैनल समझते हैं वो दुकान हो गई है, जिनको पत्रकार समझते हैं वो किसी बास का कर्मचारी हो गया है, उनको पत्रकार मानो। आप खुद पत्रकारिता शुरू करो, खुद शुरू करो। एक मिनट। आपको याद है जब अंग्रेजों के समय
आजादी के दीवाने लड़ाई लड़ना शुरू किए तो अंग्रेजों ने सारे पेपरों पर बैन लगा दिया कि क्रांतिकारियों की कोई खबर नहीं छपेगी, बैन हो गया। तो क्रांतिकारियों ने कहा अपना पेपर निकालेंगे, निकाला, छपा, बटा और उनका पेपर कम हो गया, फिर वो छापने लगे। बात समझ में आ रही? तो आप भी 5 लाइन, आप अगर मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं, रोज 5 लाइन अपने मुद्दे के लिए लिखिए। सभी लोग या हजारों लोग हैं, 5-5 लाइन लिखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर आपका ही मुद्दा दिखाई पड़ेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। लिख सकते हैं? जाइएगा, शुरू करिएगा। आज आए हाँ, क्या देखा, कैसे देखा, सब लोग इसको लिखिएगा। लिख सकते हैं? अरे भैया पढ़े लिखे हैं ना, हमारी सभा में कोई अनपढ़ नहीं होता, ये मेरे सौभाग्य है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी होता है, और हमारी सदन में है नहीं है, तो लिख सकते हैं, लिखिएगा। जैसे पहले हम लोग निबंध लिखते थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे, आज सारे लोग लिखिएगा इस कार्यक्रम का वृत्तांत लिखिएगा और घुमाइएगा। आपकी मौसी, मामा, चाचा, दादा, ताऊ, रिश्तेदार, मित्र, कोई ऐसा ना हो जिसके पास आज का यात्रा वृत्तांत ना पहुंचे। ये बात मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, आने वाले समय में ये संकट बढ़ने जा रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। ये संकट बढ़ने वाला है। अभी संशोधन की बात चल रही है, कितने लोगों को संशोधन चाहिए? ये चाय पीने वाले नहीं चाहिए, जो चाय पी रहे संशोधन चाहिए, वहां से भी कहना नहीं चाहिए। संशोधन या हूबहू या संशोधन? हाथ ऊपर कर बताइए। ओपीएस क्या चाहिए? ओपीएस इतनी धीरे से क्या चाहिए? ओपीएस क्या चाहिए? ओपीएस क्या चाहिए? ओपीएस ये बोलना, ऐसे बोलना, ताकत के साथ बोलना। हमें संशोधन नहीं चाहिए। और अभी संशोधन 1 फरवरी को आने जा रहा है। 1 फरवरी के बजट में एनपीएस में खूबसूरत शानदार बनारस की साड़ी निपटने जा रही है। ये एक धोखा है। संशोधन नहीं चाहिए, होने जा रहा है। और होने के बाद क्या कहा जाएगा? आप बता दे रहा हूं, 4 दिन बाद, आज 28 है ना, 4 दिन बाद आ जाए। संशोधन नहीं चाहिए, नहीं करें, हमें चाहिए हूबहू पुरानी पेंशन। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा? अभी संशोधन करने के बाद क्या होगा? अभी संशोधन होने के बाद क्या होगा? बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मैं आगाह कर रहा हूं आपको, पता नहीं, मेरी भी आजकल सीधे ऊपर से वाले से बात हो रही है। सीधे बात होती है। तो उन्होंने कहा कि विजय बंधु सचेत हो जाओ, आपका आंदोलन खत्म होने वाला है। हमके बताओ प्रभु, कहा संशोधन को मैं भी बयान देने आऊंगा कि बहुत अच्छी है, लेकिन अपने लोगों को धीरे से समझा देना, इस पर मानेंगे नहीं। पुरानी पेंशन चाहिए, ठीक है? फिर कौन आएंगे? फिर कौन आएंगे? इस देश के क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। पहले मानता था, अब तो मैं नहीं मानता। क्यों? एक भारत रत्न, हमारा भारत रत्न किसी चीज का विज्ञापन करता है, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है?